हेलो एवरीवन। आज थोड़ा ऑफ टॉपिक जाते हैं और बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो नॉर्मली मैं इस पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, पर फिर भी मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा है थोड़ा सा, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। आज बात करते हैं बुद्धिज़्म और बुद्धा के बारे में। बुद्धिज़्म में जो हम लोग स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं या फिर जो भी नॉर्मल मान्यताएं हैं, अक्सर सबको यही लगता है कि बुद्धा जो है, उनकी स्टोरी जो है, वो हिस्ट्री का पार्ट है, हमारा हिस्ट्री है। और दूसरी तरफ दूसरे रिलीजन के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे हिंदुइज़्म में राम है, कृष्ण है, ये माइथोलॉजी हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि बुद्धा हिस्ट्री है और राम और कृष्ण जो हैं ये माइथोलॉजी है? कहीं इस चीज़ को मैन्युफैक्चर तो नहीं किया गया है? इसी चीज़ को हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म में डिबेट क्यों होता है, वो इसलिए है क्योंकि अगर आप एंशिएंट इंडिया का टाइमलाइन देखोगे ना, जो प्री इस्लामिक एरा था, इस्लाम के आने के पहले का जो एरा था, तो उसमें कुछ पैचेस ऐसे रहे थे जिसमें हिंदुइज़्म मेजॉरिटी रिलीजन था, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रिलीजन था। और कुछ पैचेस ऐसे थे जैसे अशोक का पीरियड था या फिर कनिष्क का पीरियड था, जिस वक्त बुद्धिज़्म मेजॉरिटी रिलीजन बन गया था इंडिया का, या बुद्धिज़्म के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया था। फिर बाद में गुप्ता एम्पायर शुरू होता है, धीरे धीरे बुद्धिज़्म का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और एक पॉइंट के बाद आके बुद्धिज़्म ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट से तो बिल्कुल लुप्त हो जाता है। और बाई 19th सेंचुरी, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, तब तक भारत में ऑलमोस्ट हर कोई भूल चुका था बुद्धिज़्म के बारे में। इंडिया का इतना ग्लोरियस एक बुद्धिस्ट पास्ट था, उसके बारे में पूरी तरीके से इंडिया भूल गया था। इसको वापस से रिवाइव करने का काम किया ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने, जो ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने ये काम किया। एक तो काम इन्होंने अच्छा ये किया कि बुद्धिज़्म को रिवाइव कराया इंडिया में, मगर बुद्धिज़्म की जो स्टोरीज़ हैं, जो पॉपुलर हैं आजकल, जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री भी उन्होंने अपने हाथ से बनाई। मतलब बुद्धिज़्म के सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठे किए, और जो जो उनको सही लगा वही चीज़ें वो रखते गए, और बाकी की चीज़ें जो उनको लगा कि ठीक नहीं है या उनको पसंद नहीं आया, वो चीज़ें वो हटाते चले गए। तो इस वजह से बुद्धिज़्म का एक पर्टिकुलर वर्जन हमें देखने को मिलता है जो ब्रिटिशर्स ने बनाई। इसी चीज़ को हम अच्छे से एलैबोरेट करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो जब तक ब्रिटिश इंडिया में आए, इंडिया कंप्लीटली भूल चुका था बुद्धिज़्म के बारे में, जो मेन स्ट्रीम इंडियन कॉन्शियसनेस था उससे चला गया था। ब्रिटिश आए, उन्होंने कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस किए, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स ढूंढे, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में, गैंजेटिक प्लेन्स में और श्रीलंका में, जिससे फिर से जो हेरिटेज है बुद्धिज़्म का वो रिवाइव हुआ। एक उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था इंडिया के ऊपर, इंडियन स्पेशली हिंदू इंटेलेक्चुअल्स और ब्राह्मण्स के ऊपर, कि ये एक कॉन्शियस एफर्ट था हिंदुओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, कि बुद्धिज़्म को भुला दिया जाए, बुद्धिज़्म को इतिहास से मिटा दिया जाए। अब जो उस वक्त के हिंदू इंटेलेक्चुअल थे, उनको खुद कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में, तो वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। उनको लगा हो सकता है ऐसा ही हो, बट चीज़ें कुछ और थी यहाँ पे। बुद्धा का जो हिस्टोरिकल इमेज है, ये एक यूरोपियन कंस्ट्रक्ट है। यूरोपियन हिस्टोरियंस सिलेक्टिवली इंटरप्रेटेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिले उनमें से जो उनको अच्छा लगा, उन्होंने उन चीज़ों को सिलेक्ट किया और बुद्धा की एक हिस्टोरिकल इमेज बना के उन्होंने पेश किया, जो कि बताया गया कि ये रियल है। नहीं तो अगर आप पुरानी किताबों को देखोगे, खुद अगर हम ब्रिटिशर्स के भरोसे ना रह जाके खुद अगर हम चीज़ों को स्टडी करें, हमें पता चलेगा कि हर बुक में अलग अलग टाइप की स्टोरीज़ हैं। किसी बुक में कहा गया कि बुद्धा की डेथ अशोक के राजा बनने से एक 100 साल पहले हो गई, किसी ने कहा 200 साल पहले हो गई, किसी ने कहा 800 साल पहले हो गया था। सो देर इज़ क्रोनोलॉजिकल अनसर्टेनिटी। अगर आप जापानीज़ बुक्स, जापानीज़ स्कॉलर्स का मानो, तो बुद्धा के बर्थ डेट को लेके 40 अलग अलग थ्योरीज़ हैं। तो कैसे एक डेट को फिक्स किया जा सकता है? कैसे ब्रिटिशर्स कह सकते हैं कि हाँ, इसी दिन इसी जगह पे बुद्धा पैदा हुए थे, जबकि हर एक जगह में 40, 50, सैकड़ों अलग-अलग स्टोरीज़ हैं। हज़ारों टाइप के बुद्धा आपको मिलेंगे चाइनीज़ माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में, संस्कृत, पाली, जापानीज़, चाइनीज़, सब में। बुद्धा के जो मेन बर्थ प्लेस है लुम्बिनी, ये भी ब्रिटिश का क्रिएट किया गया है। जो उनका डेथ प्लेस है कुशीनगर, जो उनका एनलाइटमेंट वाला प्लेस है, ये सारी चीज़ों का कोई एविडेंस उस तरीके से हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स में नहीं मिलता है। ये बेसिकली पिलग्रिम रूट्स जो थे, कि जिस जिस जगह पे लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, उसके बेसिस पे ये जगह को मार्क कर दिया गया था बाय द ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस।
आगे चले अगर, तो ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिटिक्स खेली यहाँ पे पाली और संस्कृत को लेके। संस्कृत को हमेशा वो नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। तो ओरिएंटलिस्ट्स ने ये कहा कि पाली जो टेक्स्ट है ये पुराने हैं और ज़्यादा ऑथेंटिक हैं संस्कृत से भी पुराने हैं और संस्कृत से ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, और वहीं पे संस्कृत जो है बाद में लिखे गए थे और इनमें करप्शंस हैं। जबकि अभी रिसेंटली फाइंड किया गया कि गंधरा जो आज का कंदाहर है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे सबसे पुराने बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं जो 2100 साल पुराने हैं, 100 बीसी, जो पाली टेक्स्ट से भी ज़्यादा पुराने हैं, और ये सारी चीज़ें संस्कृत में लिखी हुई हैं। तो ये जो ओरिएंटलिस्ट का कहना था कि पाली पुराना है और संस्कृत नया है, इस चीज़ का पूरी तरीके से इसमें खंडन हो जाता है कि संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स एक्चुअली ज़्यादा पुरानी थी बुद्धिस्ट टेक्स्ट के मामले में। ये जो पुरानी टेक्स्ट थी गंधरा टेक्स्ट, इसमें कई सारे बुद्धा के बारे में बात किया गया है, कोई एक बुद्धा नहीं था। स्कूल की किताबों में जो पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में कि 4 नोबल ट्रूथ ये था बुद्धिज़्म का, बुद्धा ने ये बताया था कि 4 नोबल ट्रूथ है। बहुत सारे ट्रूथ्स की बात की गई थी। ये जो 4 नोबल ट्रूथ का कॉन्सेप्ट है, ये भी ब्रिटिशर्स का गढ़ा हुआ एक चीज़ है। ये प्लूरलिस्टिक था बुद्धिज़्म, लेयर्ड नैरेटिव था इसमें, कई अलग अलग स्तर थे। जो बुद्धिस्ट नॉलेज था, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी था, इतना सिंपलिस्टिक नहीं था जितना ब्रिटिशर्स की आदत थी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देना। जैसे इंडिया का इतिहास, वो बोलते हैं कि हाँ एक हिंदू फेस था, फिर एक मुस्लिम फेस था, फिर एक ब्रिटिश फेस था। क्या ये इतना आसान था? इंडिया अपने आप में कितने सारे किंगडम्स में बटा हुआ था, कितने सारे रिलीजन्स उस वक्त चल रहे थे, और रिलीजन का तो उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं था। इट वाज मोर अबाउट द कल्चर। इस्लामिक इन्वेजन में इंडिया में पर्शियन, टर्किक, ये सारे कल्चर्स आए। रिलीजन का उतना इंपॉर्टेंस तो था ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम कोर्ट्स में भी हिंदू मेजॉरिटी में होते थे, जो कोटियर्स थे या फिर जो सोल्जर्स थे। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देना ये उन लोगों की आदत थी, ब्रिटिश लोगों की आदत थी। बुद्धिज़्म के साथ भी उन्होंने ये किया, उसके कुछ कारण भी थे। चलो लैंग्वेज की बात करते हैं, तो एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि बुद्धा जो थे वो पाली बोलते थे, जबकि कोई कहीं पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे। इट रिमेन्स अननोन। पाली को इसलिए उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने पाली लैंग्वेज बुद्धा के ऊपर चिपका दिया, क्योंकि श्रीलंका के जो पुराने मॉन्क्स थे, जो थेरावादन वाले जो पुराने मॉन्क्स 500 एडी वाले, वो पाली में उनके सारे स्क्रिप्चर्स हैं। तो इसलिए बुद्धा के ऊपर पाली चिपका दिया गया, जबकि पाली का कहीं मेंशन ही नहीं है कि बुद्धा कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, उसका कहीं पे किसी भी बुक में कोई मेंशन नहीं है। जो अर्लियर बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो अगर आप देखोगे तो बुद्धिज़्म की स्टोरीज़ में जैनिज़्म और हिंदुइज़्म का काफ़ी आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा। काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जिसमें बुद्धा को एक सुपरनैचुरल बीइंग की तरह दिखाया गया है, जहाँ पे वो एक डीमन के साथ लड़ते हैं, द डीमन ऑफ डिज़ायर, मारा बोलते हैं इसको। और कहीं-कहीं पे बहुत ही ह्यूमन टाइप की स्टोरीज़ हैं, जैसे बुद्धा के डेथ को लेके एक स्टोरी है कि उन्होंने कोई ज़हरीली मशरूम खा ली थी या फिर कोई पोर्क कंज़्यूम कर लिया था, जिस वजह से उनको डिसेंट्री हो गया और डिसेंट्री की वजह से उनकी डेथ हुई। डिसेंट्री मतलब सीवियर डायरिया होता है, उसमें म्यूकस, ब्लड सब कुछ निकलता है, उससे उनकी डेथ हुई थी। तो काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। एक किसी स्टोरीज़ में उनको एक साधारण सा इंसान दिखाया गया और किसी-किसी स्टोरी में उनको सुपरनैचुरल बीइंग बनाया गया है। तो कोई एक फिक्स्ड चीज़ नहीं है जैसे ब्रिटिशर्स ने बना के पेश किया इंडिया में बुद्धा की हिस्ट्री। अगर आप उनकी कहानियाँ देखो तो 200 एडी में बुद्धा की सारी कहानियाँ लिखी गई थी, जो उनके डेथ के काफ़ी बाद की का समय है। 200 एडी इंडिया में पुराणिक पीरियड बोलते हैं इसको। ठीक है, पुराना हिंदुइज़्म जो था उसको वैदिक हिंदुइज़्म बोलते हैं। बाद में फिर जब स्टोरीज़ आई, जब पुराण लिखे गए, वैदिक पीरियड में वेद लिखे गए थे, पुराणिक पीरियड में पुराण लिखे गए थे, रामायण लिखा गया था, महाभारत लिखा गया था। तो पुराणिक पीरियड में ही बुद्धा की भी सारी स्टोरीज़ लिखी गई थी, जैसे बुद्ध चरिता है या फिर ललिता विस्तारा है, या फिर महावास्तु है। ये सारी कहानियाँ 200 एडी में लिखी गई थी, जिस वजह से बुद्धा के स्टोरी में भी काफ़ी ज़्यादा हिंदुइज़्म का, पुराणिक स्टोरीज़ का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। जो अर्ली आर्ट फॉर्म था, सांची, बारूद, मथुरा, गंधरा, इसमें भी बुद्धा को हमेशा वैदिक गॉड्स के साथ दिखाया जाता था। वैसे बुद्धा का इमेज जो है ना बहुत बाद में बना, ये तकरीबन 200 एडी 300 एडी में बनना शुरू हुआ। पहले जो थे, जो हिनयान बुद्धिज़्म था, जो पुराना बुद्धिज़्म था, उसमें बुद्धा की कोई इमेज नहीं बनाई जाती थी, उसमें बुद्धा को सिंबल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता था। बुद्धा का आज जो हम लोग पिक्चर देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, वो गॉड नोस किसका है, मगर वो जो इमेज है वो बुद्धा के मरने के तकरीबन 700-800 साल बाद, या जो बुद्धिज़्म शुरू होने के 700-800 साल बाद जब गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट शुरू होता है, तब वो इमेज बनता है। उसमें ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उस जो मूर्ति हम देखते हैं।
बाद में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी उसको वैसे ही बनाता है, बट एक्चुअल बुद्धा कैसे दिखते थे वो भी नहीं पता है। पुरानी किताबों को अगर आप देखोगे तो बुद्धा में की डेथ के बारे में कोई ज़िक्र ही नहीं है। ये बहुत बाद की किताबों में उनके जो परिनिर्वाणा का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। वो महापरिनिर्वाणा सुत्ता एक किताब थी, 500 एडी में लिखा गया था, उसमें उसका ज़िक्र होता है। पुरानी किताबों में तो इसका कोई ज़िक्र भी नहीं है। तो इस वजह से कुशीनगर का भी कोई ज़िक्र नहीं है जहाँ पे बुद्धा कहते हैं कि बुद्धा की डेथ हुई थी। फिर बुद्धा के मैस्कुलिनिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ बनी हैं। पहले के जो किताबें थी उसमें मैस्कुलिनिटी का कोई ज़िक्र नहीं था। यहाँ तक कि बुद्धा के वाइफ़, उसके बच्चे, उसका कोई ज़िक्र नहीं था। ही वाज़ जस्ट अ सेज, ठीक है? उनकी वाइफ़ का भी कोई नाम नहीं था। उनको बहुत ज़्यादा हो गया तो राहुलाज़ मदर इस तरीके से एड्रेस किया जाता था। बाद में बहुत सारे डिबेट होने लग गए कि नहीं, बुद्धा वाज़ मैन इनफ, ही वाज़ मैस्कुलिन। चाइनीज़ ओशन सूत्रा की किताबों में बुद्धा की ऐसी स्टोरीज़ आती हैं जहाँ पे बुद्धा को कुछ जो कोर्टिसन्स होती हैं वो लोग परेशान करते हैं, वो लोग उनको डाउट करते हैं उसके मैनहुड के बारे में, मैनलीनेस के बारे में, मैस्कुलिनिटी के बारे में, और बुद्धा उनको प्रूव करके दिखाते हैं। अब कैसे प्रूव करते हैं उस डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बट ऐसी स्टोरीज़ हैं। उसके बाद में बुद्धा की के साथ 2 या 3 वाइफ्स को भी जोड़ दिया जाता है बाद की स्टोरीज़ में, जो दिखाता है कि कृष्णा लोर का इन्फ्लुएंस, तांत्रिक टेक्स्ट का इन्फ्लुएंस बुद्धिज़्म में काफ़ी ज़्यादा आता है। तो बुद्धा की भी जो हिस्ट्री है, जो स्टोरी है, वो टाइम टाइम पे चेंज होती रही है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि लेयर्ड है। ये एक कोई इतिहास नहीं है कि जैसे अकबर का है, एक आईने अकबरी लिख दिया था अबुल फज़ल ने, अब वही चीज़ सबको पता है, कोई उसके 10 वर्जन्स नहीं है। उसको आप हिस्टोरिक मान सकते हो, पर बुद्धा को हिस्टोरिक, उसका हिस्ट्री भी जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया था थ्रू ब्रिटिश। यहाँ पे अगर आप देखो अकाउंट्स कितने डाइवर्जेंट हैं। पाली टेक्स्ट में कहा गया था कि उनका जो बेटा था वो उस दिन पैदा हुआ जिस दिन बुद्धा ने घर छोड़ा था। संस्कृत टेक्स्ट में कहा गया है कि उसको कंसीव उस रात को किया गया था जिस रात को उसने घर छोड़ा था। कुछ स्टोरीज़ हैं जहाँ पे कहते हैं कि उनकी जो वाइफ़ थी यशोधरा, इनका नाम भी कृष्णा लोर से ही लिया गया है बाय द वे। तो ये जो यशोधरा है, उन्होंने बुद्धा के बेटे को तब पैदा किया था जिस दिन बुद्धा एनलाइटेंड हुए थे। इस वजह से उनके ऊपर एक्यूजेशंस लगे थे इनफिडेलिटी के, इसलिए उनको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी, जिसकी स्टोरी काफ़ी हद तक रामायण के जो सीता का अग्नि परीक्षा है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्टोरीज़ हैं बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, ये सारी स्टोरीज़ ब्लेंडेड थी एक समय में, क्योंकि इन सबको ऑलमोस्ट एक समय में बनाया गया था। यूरोपियंस जो थे, जो ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने बुद्धा का कॉन्सेप्ट किस तरीके से चेंज किया। अब देखो, कोई एक व्यक्ति ज्ञान के खोज में अपना घर छोड़ता है तो धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ता ही है। 12 साल 14 साल कोई बाहर रहेगा, कोई नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा, तो उसका जो अवेयरनेस लेवल है वो हाइटन हो जाएगा। बट यूरोपियंस ने क्या किया, उस पर लेबल लगा दिया एनलाइटमेंट का, कि एक दिन में फटाक से बैठे थे और उनके सर के पीछे एलईडी लाइट जलने लग गया और वो एनलाइटेंड हो गए। ऐसा, ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन था यूरोपियंस के द्वारा, ऐसा नहीं था। हाँ, अब समय के साथ साथ एक इंसान की अवेयरनेस, नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, बट उसको एक यूरेका मोमेंट बोल देना, दैट वाज कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूरोपियन हिस्टोरियंस। यूरोपियंस जो थे बुद्धा को मार्टिन लूथर के साथ काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कराते थे। जैसे क्रिश्चियन वर्ल्ड में रोमन कैथोलिक वर्ल्ड होता था, उनसे विरोध करके एक जर्मन थियोलॉजिस्ट मार्टिन मार्टिन लूथर, वो 16th सेंचुरी में विरोध करता है और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू करता है। तो बुद्धा को ये लोग इंडियन मार्टिन लूथर की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि वैदिक रिचुअलिज्म था, हिंदू आइडोलेट्री था, उसके खिलाफ रिबेल करके एक आर्यन सेज निकला और उसने एक प्रोटेस्टेंट लाइक रिबेलियन क्रिएट किया था, जिसका नतीजा था बुद्धिज़्म। तो वो लोग अपने हिसाब से सोच रहे थे, जहाँ से वो उठ के आए थे उस हिसाब से वो बुद्धा को इंटरप्रेट कर रहे थे, जबकि चीज़ें इतनी आसान नहीं थी और बुद्धा इतने भी कोई रिलीजियस फिगर नहीं थे, क्योंकि उनके बहुत सारे वर्जन्स वाली स्टोरीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो बाद में अगर हम देखें तो 19th सेंचुरी में जो पूरा कंस्ट्रक्ट था बुद्धा का एज अ हिस्टोरिकल फिगर, ये कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड था और आजकल जो है हम लोग इसको बिना क्वेश्चन किए चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बुद्धिज़्म को काफ़ी लोग हैं जो साइंटिफिक और रैशनल मानते हैं और हिंदुइज़्म को अनसाइंटिफिक और इरैशनल मानते हैं। जो राम और कृष्ण हैं उनको मिथिकल मानते हैं। और अगर सच में बोला जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि राम और कृष्ण भी हिस्टोरिकल थे, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि राम और कृष्ण उतने ही हिस्टोरिकल थे जितना कि बुद्धा, और बुद्धा उतने ही माइथोलॉजिकल हैं जितना कि राम और कृष्ण। थैंक यू।